शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की साइंस वाले हिस्से के साथ में। सबसे पहली न्यूज़ हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत वैज्ञानिक लोगों ने कुछ उपलब्धि हासिल कर ली है। डीप माइंड के वैज्ञानिकों ने क्रिएट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एक ऐसी मशीन बना लिया है जो ठीक उतनी फिजिक्स तो समझ सकती है जितनी कि 3 महीने की बच्चा समझ सकता है। वैज्ञानिकों की टीम ने ट्रेंड किया था किसको, सिस्टम को, ट्रेनिंग दी सिस्टम को, कुछ सिंपल वीडियोस उसको सिखाए जब तक कि ये प्रिडिक्शन ना लगा सके कुछ पैटर्न का, जैसे कि सॉलिडिटी मतलब कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो पास नहीं होंगे एक दूसरे से। ठीक है, सॉलिडिटी का मतलब है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से पास होकर के नहीं गुजर सकता। दूसरा था कंटिन्यूटी का सिद्धांत, जिसमें कहा जाता है ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो ब्लिंक नहीं करेंगे इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, इन और आउट वाली एग्जिस्टेंस में ये ऑब्जेक्ट ब्लिंक नहीं करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। दूसरी साइंस की न्यूज़ आई है, अर्थक्वेक से संबंधित है ये। इसमें बताया जा रहा है वैज्ञानिक लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए ख़तरनाक जो अर्थक्वेक आता है उसको, और इसका आफ्टर शॉक्स क्या रहता है रिमोट एरिया ऑफ अफ़गानिस्तान में। मतलब कि ये जो इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था, हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहा था अफ़गानिस्तान के एरिया में, इसका इन्वेस्टिगेशन करना काफ़ी कठिन क्यों है, और दूसरी बात ये आया था तो इसका असर क्या क्या पड़ा, इसका अध्ययन भी काफ़ी मुश्किल हो गया है वैज्ञानिक लोगों के लिए। इसकी तीव्रता बताई गई है 5.9। इस फ्रीक्वेंसी का अर्थक्वेक हमको देखने को मिला था पाकिस्तान की बॉर्डर में 22 जून को। ये एक रीजन ऐसा है दैट वाज हिट विथ अर्थक्वेक, हैज़ फ्यू सीस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन। पहली बात कठिनाई जाने का यही कारण है कि यहाँ पर सिस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशंस बहुत कम हैं। सेकंड नंबर की बात है सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। इसी के चलते चलते वैज्ञानिक लोग यहाँ विजिट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही इसका अच्छे प्रकार से अध्ययन किया गया है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर फिजिक्स के क्वांटम प्रिंसिपल पर कार्य करता है, जो क्वांटम प्रिंसिपल की सहायता से सिस्टम को एकदम तेज बना देता है। मतलब यदि क्वांटम सिस्टम आपके कंप्यूटर में है, क्वांटम कंप्यूटर आपके पास है, तो इसका मतलब ये है आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, जो कि आधुनिक सुपर कंडक्टर भी क्वांटम कंप्यूटर के सामने बहुत धीमा हो जाता है। ठीक है, जो हम आज सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में स्पीड बढ़ाने के लिए, उससे भी ज़्यादा तेज़ गति हमें सुपर क्वांटम कंप्यूटर में मिल जाती है। तो जिन कामों को सुपर कंप्यूटर एक हफ्ते लगा देता है, उन्हें क्वांटम कंप्यूटर कुछ सेकंड में ही कंप्लीट कर देता है। क्लासिकल कंप्यूटर डाटा को स्टोर करना है, एक्सेस करना है, इसके लिए डिजिट का प्रयोग करते हैं। डिजिट को हम बिट भी कहते हैं, जो एक समय में केवल 2 मूल्य या तो 0 या फिर 1 को दिखा सकता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर व एक्सेस करने के लिए क्वांटम बिट या फिर क्यूबिट का प्रयोग किया जाता है, जो एक समय में 0 को भी और 1 को भी एक साथ दिखा सकता है। इसी के चलते चलते इसको हाई स्पीड प्राप्त हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इन कंप्यूटरों के माध्यम से एक ही टाइम में 2 से अधिक मूल्य देने के कारण ये क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेज हो जाता है। इसमें प्रयोग होने वाला क्यूबिट नेचुरल अवस्था में उपलब्ध होते हैं। इन क्वांटम बिट को सही गुण में कार्य करने के लिए सिस्टम को 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। यह यहाँ पर एक समस्या है। अब ये जो कंप्यूटर रहते हैं, इनमें अधिक संख्या में क्यूबिट उपलब्ध होने पर सिस्टम को ज़्यादा हम तेज़ गति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए IBM द्वारा भविष्य में 1000 क्यूबिट वाला क्वांटम कंप्यूटर बनाने की अभी योजना चल रही है।
अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो न्यूज़ में बताया जा रहा है आने वाले जो फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर हैं ये इस योग्य हो जाएंगे जो क्रिप्टोग्राफिक की होती हैं उसको ब्रेक कर सके, जो प्रोटेक्ट कर ले रही हैं हर चीज़ को और अपने आप को सेफ सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स इन्होंने ऑफिशियली समर्थन किया है क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी का दैट आर थॉट टू बी रेजिस्टेंट टू अटैक फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटर। उनका कहना है ये जो क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में ये सोचा जाता है कि ये रेजिस्टेंस कर सकती हैं क्वांटम कंप्यूटर का, यदि क्वांटम कंप्यूटर भी इनकी पोल खोल दे, ठीक है, तो उसका भी ये रेजिस्टेंस कर सकती हैं, ऐसा इसमें बताया जाता है, जिसमें शामिल है क्रिस्टल्स काइबर। अगली वाली न्यूज़ आई है कोविड-19 से रिलेटेड, ये रिसर्च की गई जिसमें बताया जा रहा है वेस्ट वाटर का सर्विलांस किया गया है ताकि कोविड-19 की कुछ जानकारी को जुटाई जा सके। इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं हम ताकि हमें पता चल सके, ठीक है, वायरल लोड्स का कैसा ट्रेंड चल रहा है, इन्फेक्शंस वायरस के कारण जो हो रहा है उसका हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा AMR जीन्स एंड एक्ट एज एडवांस वार्निंग सिस्टम, और ये एडवांस वार्निंग सिस्टम के रूप में काम करने वाला है। तो यदि हमें ये इंश्योर करना है कि सफिशिएंट प्रिकॉशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं किसमें, पेंडेमिक ड्रिवन सिचुएशंस में, तो प्रत्येक इम्पॉर्टेंट जो एस्टिमेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ पीपुल इन्फेक्टेड। सेकेंड नंबर की बात है कौन से रीजन में इन्फेक्शन हाई रहा है, और साथ ही साथ ये जो ट्रेंड है वो घट रहा है या बढ़ रहा है वायरल लोड का, वायरल लोड के चलते चलते क्या ये ट्रेंड या फिर कोरोना की बीमारी घट रही है या फिर बढ़ रही है। इस प्रकार के एस्टिमेशन यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसी पर आधारित है कि जो सिविक बॉडी होती हैं, नगर पालिका, नगर निगम हो गई, वो लोग डिसाइड कर सकते हैं टारगेटेड वैक्सीनेशन ड्राइव को। पार्टिकुलर एरिया में यदि ज़्यादा कोरोना फैल रहा है तो वहाँ पर वैक्सीनेशन हमें तेज़ी करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ में कहाँ लॉकडाउन लगाना है, कहाँ से हटाना है एंड लाइक। तो एक ही चीज़ है, टू दिस एस्टिमेट इज़ बाय गेटिंग पीपल टू टेक कोविड-19 है। अब इसके लिए सरकार क्या काम करती है, कोरोना के टेस्ट करती है ये सब चीज़ों का पता लगाने के लिए। फिर भी जो वैज्ञानिक लोग हैं ना, वो डू नॉट ऑलवेज कंप्लाई विथ टेस्टिंग प्रोटोकॉल, लेकिन वो टेस्टिंग प्रोटोकॉल का हर कोई क्या नहीं करता है, टेस्टिंग प्रोटोकॉल में जो जो चीज़ें शामिल रहती हैं उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब जैसे कि एक बात यहाँ पर बताई जाती है, सार्स कोविड-19 के जो हायर नंबर ऑफ एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड इन्फेक्शंस वाले लोग थे, ठीक है, ये लोग ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करवाए थे कि हमें तो कोरोना हुआ ही नहीं है, ज़्यादा कोई लक्षण हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से फिर कैसे करके सरकार प्लानिंग कर पाएगी कि कहाँ पर वैक्सीन तेज़ करना है, कहाँ पर हमें लॉकडाउन लगाना है, कहाँ लॉकडाउन हटाना है। फाइनली देखिए, यदि हम ये सोचें कि 1 लाख पीपल हैं किसी जगह में, टेस्टिंग 1 लाख पर्सन एवरी डे टू मॉनिटर द राइज एंड फॉल ऑफ इन्फेक्शंस इज़ एक्सपेंसिव एंड इम्पेरिटिकल। यदि किसी एरिया में 1 लाख लोग रह रहे हैं, लोकलिटी की बात यहाँ पर करी जा रही है, तो उनका कहना है कि हम एक ही दिन में ये सारे लोगों की मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे, और करते भी हैं तो ये बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं पैरामीटर को किस प्रकार से हम निर्धारित कर सकते हैं। तो जो वेस्ट वाटर पर आधारित सर्विलांस है, जांच सिस्टम है कोरोना की, ये काफ़ी एफिशिएंट मानी जाती है, और इसको आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से फुल प्रूफ है इस प्रकार की गेजिंग पैरामीटर के लिए। ये जो स्टडी थी
कैरी आउट करी गई थी हैदराबाद और बेंगलुरु में। इसमें कोलैबोरेशन था टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी बेंगलुरु का। इसके अलावा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद का। तो स्टडी को कंडक्ट किया था हैदराबाद में। यहाँ पर टाइम पीरियड लग गया था लगभग 1 साल। जुलाई 2020 से अगस्त 2021 के बीच में ये काम किया गया था। यहाँ से हमें कुछ डाटा ऑब्टेन हुआ ऑन ए पॉपुलेशन साइज ऑफ अबाउट 2.5 लाख। तो 2.5 लाख की पॉपुलेशन से हमने कुछ यहाँ पर डाटा प्राप्त करी थी। इस स्टडी का मेन उद्देश्य क्या था? हमें डेवलप करना है प्रोटोकॉल, इसी के साथ साथ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डूइंग दिस, जिसमें रिसर्चर लोग ये आशा कर रहे थे कि हैंड ओवर टू इंडस्ट्री। अब यदि हम कोई चीज़ खोज निकालते हैं तो इसको हम हैंड ओवर कर देंगे इंडस्ट्री, फिर बाद में ये एक्ट करेंगे एज ए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, अकॉर्डिंग टू राकेश मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ TIGS, जिन्होंने डिज़ाइन किया था और लीड किया था इस स्टडी को। 1 साल तक टेस्टिंग होती रही, कुछ ऑब्जर्वेशन इसमें आए। वैज्ञानिक लोग इस बात इतने तो योग्य हो गए थे कि वो स्पॉट कर सकते हैं टेम्पोरल डायनामिक्स को, वायरल लोड के, कि कभी कम कभी ज़्यादा जो डायनामिक्स हम देखने को मिल रहा है वायरल लोड का, कहाँ पर? ड्रेनेज वाटर में, जो कि कंसिस्टेंटली हाई था जुलाई से लेकर के नवंबर 2020 में। अब इसके बाद में थोड़ा बहुत इंक्रीज हमको देखने को मिला था फरवरी 2021 में, ठीक है, जिससे ये पता चलता है, ये संकेत मिलता है कि जो सेकेंड वेव थी, ठीक है, ये मार्च के लिए सेट हो गई है। इसको पब्लिश किया गया था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में। इसके अलावा ग्रुप ने अध्ययन किया था वेस्ट वाटर सैंपल्स का बेंगलुरु में, और यहाँ से कुछ बातें निकलकर सामने आई थी, जो कि दोनों शहर की जो डेटा था ना वो काफ़ी डिफरेंट था। उनका कहना है कि बेंगलुरु, इन्होंने जो सैंपल प्राप्त किया था वाटर फ्रॉम 28 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, डॉटेड अक्रॉस सिटी, पूरे शहर में 28 जगह से इन्होंने कुछ सैंपल कलेक्ट किए सीवेज वाटर्स का। तो जो हैदराबाद सिंपल था ना, मेनली फ्रॉम ओपन ड्रेन, वो थे ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट से, और ये थे ओपन ड्रेन से। दोनों शहर के अलग अलग डाटा यहाँ पर निकले थे। तो दोनों में ही कुछ अलग अलग विधि का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जो STP होती है, यहाँ पर वाटर को कलेक्ट किया जाता है पूरे दिन भर, और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और फिर इसको छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इट हैज़ टू बी सैम्पल्ड बिफोर ट्रीटमेंट, मतलब कि ट्रीटमेंट करने के पहले ही इसका सैम्पलिंग हमने ले लिया था। डॉक्टर मिश्रा का क्या कहना है? इनका जो कमिटमेंट है और जो सपोर्ट है फ्रॉम ब्रूहाट बेंगलुरु महानगरा पालिके BBMP, और जो बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड है, इन ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, 2 जगह का इनको काफ़ी सपोर्ट मिला था अपने स्टडी में। अब यदि हम ओपन ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो जो वायरल लोड था ये डिफरेंट था 8 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, अलग अलग दिन के टाइम में। 7 बजे अलग लोड है, 8 बजे अलग लोड है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन के बाद में वैज्ञानिक लोगों ने ये पता लगाया कि जो ज़्यादातर जो वायरस है वो कहाँ से आ रहे हैं? वो फेकल सैंपल से आ रहे हैं, मतलब कि जो मलमूत्र होता है ना, वहाँ से आ रहे हैं। रश हावर इन मॉर्निंग, और ज़्यादातर ये मॉर्निंग का टाइम है, 8 सवेरे का टाइम है। आर लाइकली टू गिव ए बेस्ट सैंपल, ठीक है, और इसको आप बेस्ट सैंपल कह सकते हो। फ़ायदे की यदि हम बात करें, तो ये जो मेथड इन्होंने इस्तेमाल करी है ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पर बताए गए हैं।
जैसे कि कोरोना का ट्रेंड इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, वायरल लोड बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, इसकी गेजिंग आप कर सकते हो बिफोर द वेव टेक ऑफ्स। ठीक विपरीत आरटीपीसीआर यदि हम किसी सिंगल पर्सन के सैंपल का करते हैं जहां पर टेस्ट रिजल्ट कैन कम क्विकली, इट टेक अस ए कपल ऑफ वीक। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें एक हफ्ते का कम से भी कम टाइम लग जाएगा ताकि सीक्वेंस के एनालाइज हम कर सकें इस सैंपल का। लेकिन यहाँ पर आप एक आदमी का सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हो, आप तो यहाँ पर थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल का सीक्वेंस कर रहे हो और उनके वायरस के कंट्रीब्यूशन का सीक्वेंसिंग एक साथ कर सकते हो, ऐसा कहना है डॉक्टर मिश्रा का। नया जो वेरिएंट है इसको स्पॉट किया जा सकता है एडवांस में, एज कैन डिफरेंट वायरसेस सच एज दोज दैट काज डेंगू, जीका और टीबी। दिस वुड हेल्प द हेल्थ डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर टू डील विथ एपिडेमिक्स। तो इनका कहना है कि ना केवल कोरोना, बाकी अदर भी जो बीमारी है उनसे भी सरकार जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लड़ाई लड़ सकता है। स्टडी के माध्यम से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन्स का और पॉइंट आउट टू सिविक अथॉरिटीज एट एस टू विच एंटीबायोटिक्स आर फेलिंग। इसके बाद हम देखने वाले हैं न्यूज़ को। तो पहली जो न्यूज़ आई है वो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आई है। हाल ही में अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो वेंकैया नायडू हैं। बीजेपी की तरफ से नए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। जगदीप धनखड़ जो कि झुंझुनू से लीडर रहे हैं, नेता रहे हैं, उनको इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। काफ़ी लंबे समय से ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं और जिस प्रकार से इनको जिस हिसाब से भेजा गया था वहाँ पर अपोजिशन के तौर पर, और काम भी उस हिसाब से इन्होंने किया भी है, इस हिसाब से इनको इनाम दिया जाना तय है। इसके अलावा ऐसा बोला जाता है कि राजस्थान में अभी चुनाव होने वाले हैं, इसी के चलते चलते इनको खड़ा किया गया है। दूसरी बात, ये किसान फैमिली से आते हैं, इसलिए किसानों की जो वोट है उसको कैसे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ खींच सकें, इसलिए भी शायद इनको नॉमिनेट किया गया है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते चलते किसान बहुत ज़्यादा सरकार से खपा थे। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है, वही उपराष्ट्रपति को चुनता है। उपराष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से अधिक आयु उसकी होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर वो ना रहे। उसके पास राज्यों की परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता भी होना चाहिए, जैसे कि राज्य की परिषद, विधानसभा या फिर विधान परिषद में चुनने जाने की योग्यता वो रखता हो। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए जो अंतिम योग्यता निर्धारित की गई है वो ये है कि वो राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो विधायिका या फिर मंत्री के एक सदस्य को राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है, बशर्त है कि वो अपने नए कार्यालय में शामिल होने की तारीख से अपना पूर्व पद खाली कर दे। पहले जिस भी पोस्ट में था उसको छोड़ना पड़ेगा। इसके काम बताए जाते हैं। राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर का सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन ये एक ऐसा ऑफिस होता है जिसके साथ कोई विशिष्ट काम नहीं जुड़ा है। उसका सामान्य कर्तव्य राज्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करना है बस। भारत के राष्ट्रपति के पद में यदि राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है या फिर पद से उसको हटा दिया जाता है। यदि किसी प्रकार की वो पोस्ट खाली हो जाती है तो उपराष्ट्रपति एक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति और पद ग्रहण करने की तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में वो काम करता रहेगा। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है, बीमार है या किसी अन्य कारण से अपने काम का निर्वाह करने में असमर्थ है
तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने तक उसके काम का निर्वहन करते रहेगा, जब तक राष्ट्रपति आ नहीं जाते हैं। इसके अलावा राज्यों की जो परिषद होती है उसके सत्र की अध्यक्षता करने का काम इसको सौंपा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति कुछ राजनीतिक और साथ ही प्रशासनिक प्रकृति से जुड़े हुए भी हैं। इनको कुछ कुछ राजनीतिक बातचीत करने के लिए काम सौंपा जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति को अपने दम पर कोई भी निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता। इनका कार्यकाल होता है 5 साल का, लेकिन ये इस्तीफा दे सकते हैं या फिर उनको पहले से आप हटा भी सकते हैं। यदि उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को संबोधन करेंगे और खुद के उसमें सिग्नेचर करके अपना इस्तीफा दे देते हैं। यदि इनको हटाना है तो इसके लिए औपचारिक महाभियोग की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में होता है। राज्यसभा के सदस्य बहुमत के माध्यम से इसको हटा सकते हैं, एक प्रस्ताव लाएंगे, फिर लोकसभा यदि इसमें सहमति व्यक्त कर देती है तो उसको फिर हटाया जा सकता है। हटाने के संकल्प के वैध होने के लिए इसके परिचय से पहले 14 दिनों के नोटिस की ज़रूरत पड़ती है। न्यूज़ के बारे में देखें तो बताया जा रहा है जगदीप धनखड़ एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने वाले हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से इनको किसान पुत्र कहा गया है और यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है, ऐसा कहना जेपी नड्डा का। इनकी हिस्ट्री को यदि हम देखें तो 1951 में इनका जन्म हुआ था 18 मई को, और ये किसान परिवार से आते हैं, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। 1989 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किए गए थे झुंझुनू से, राजस्थान से। जनता दल की पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे। 1990 में इन्होंने काम किया था एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ये मंत्री चुने गए थे, स्टेट मंत्री। 1993 में एमएलए के रूप में इलेक्ट हुए, कहाँ से? किशनगढ़ अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से। 1993 के बाद 2007-8 में ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और 2019 में बीजेपी की तरफ से इनको तोहफा दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर इनको बना दिया गया था 30 जुलाई 2019 को। महाराष्ट्र में नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो चुका है। शिंदे यहाँ के बन गए हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का इन्फ्लुएंस फिर से चालू हो गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में बीजेपी के मुख्यमंत्री फिर से देवेंद्र फडणवीस नॉमिनेट हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने सहमति दे दी है, कुछ कुछ शहर का नाम ये चेंज करना चाहती है। तो जो न्यू महाराष्ट्र की कैबिनेट है, सैटरडे के दिन इन्होंने अप्रूवल दे दिया है ताकि रिनेम किया जा सके औरंगाबाद, उस्मानाबाद। औरंगाबाद का नाम ये रख रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम रखे हैं धाराशिव। ये जो डिसीजन लिया गया था इन सिटी का हमें रिनेम करना है, was taken at the last cabinet meeting on the MVA government on June 29। लेकिन ये जो डिसीजन था रिनेमिंग करने का, ये 29 जून को महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट के दौरान ही ले लिया गया था। अगली न्यूज़ में गोदावरी रिवर का उल्लेख किया गया है। तो साउथ के में यदि हम जाते हैं दक्षिण की तरफ में, तो महाराष्ट्र से निकलती है नदी, तेलंगाना से होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए जाकर के बे ऑफ बंगाल में ये अपने पानी को गिराती है। तो गोदावरी नदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। गोदावरी नदी तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र माना जाता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम स्रोत है गोदावरी नदी, महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकली है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और टोटल इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर की। अफवाह तंत्र की यदि हम बात करें तो कौन कौन से एरिया में इसका फैलाव है? गोदावरी नदी, गोदावरी
का जो बेसिन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी के मध्य क्षेत्र के छोटे छोटे हिस्सों में फैला है। इसकी कई सारी सहायक नदियां जैसे कि प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता। प्राणहिता मतलब 3 नदियों का एक साथ बहना। वैनगंगा, पैनगंगा और वर्धा, इनका तीनों का एक साथ जो प्रवाह है उसको हम प्राणहिता बोलते हैं। इसके अलावा इंद्रावती, मनेर और सबरी। सांस्कृतिक महत्व की बात करें, नासिक में गोदावरी के किनारे कुंभ मेला लगता है। कुंभ का आयोजन क्षिप्रा नदी, हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयाग में गंगा और यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर भी होता है। गोदावरी नदी के जल विवाद की चर्चा अक्सर चलते रहती हैं क्योंकि कई सारे स्टेट से होकर के ये गुजरती है। तो सबसे पहले निकली है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का हम इस्तेमाल करें। इसका जल का बंटवारा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक के बीच में विवाद का सबसे बड़ा कारण होता है। इस पर कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही जैसे कि पोलावरम सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम। गोदावरी के नदी पर सदरमठ एनीकट नामक 2 सिंचाई परियोजनाएं हैं। इनको सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा धरोहर सिंचाई संरचना हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर के रूप में मान्यता की गई है। इसके अलावा इच्चमपल्ली परियोजना गोदावरी नदी पर प्रस्तावित की गई है। ये परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी और इंद्रावती के संगम के पास 12 किलोमीटर वाले एरिया में रहेगी। इससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की एक संयुक्त परियोजना माना जाता है। इसके अलावा श्री राम सागर परियोजना चल रही है। ये तेलंगाना के निजामाबाद जिले के पोचमपाद के पास गोदावरी में स्थित है। पोलावरम सिंचाई योजना की बात करें तो पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम गांव के पास स्थित है। बहुउद्देशीय सिंचाई योजना मानी जाती क्योंकि एक बार यदि ये पूरी हो गई तो सिंचाई संबंधी लाभ प्रदान करने वाली है। साथ में ही बिजली भी हम यहाँ के पानी से बनाएंगे। इसके अलावा पीने का पानी भी यहाँ से अवेलेबल कराया जाएगा। इसी परियोजना के दाईं तरफ एक नहर है। यहाँ इस नहर से कृष्णा नदी बेसिन के लिए अंतर बेसिन हस्तांतरण सुविधा अवेलेबल कराई गई, इंटर बेसिन ट्रांसफ़र। अब इससे इनडायरेक्ट लाभ होने वाले जैसे कि मछली पालन, पर्यटन और शहरीकरण। 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 90 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। काफ़ी समय पहले अफ्रीकन स्वाइन फ्लू चर्चा में था, हाल ही में फिर से न्यूज़ में आ गया है। पार्टिकुलरली केरल की यदि हम बात करें, केरल की गवर्नमेंट ने सुअर के एक्सपोर्ट को, उसके मांस को, सब कुछ को बैन कर दिया है क्योंकि हो सकता है इससे अफ्रीकन स्वाइन फीवर का संक्रमण तेज़ी से फैल जाए। नागालैंड में बताया जा रहा है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया था। पहली बार इस बीमारी की पहचान नवंबर-दिसंबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे चीनी क्षेत्र में की गई थी। इससे पहले अप्रैल 2020 में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण सूअरों की मौत की जानकारी मिली थी। तो ये यहाँ पर क्लासिकल स्वाइन फीवर के बारे में जानकारी दी गई है। ये प्रभावित कर सकता है डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स को, घरेलू जो पाले जाते हैं उनको भी और जो जंगलों में रहते हैं उनको भी। लेकिन बताया जा रहा है इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं है। ये जो वायरस होता है हाईली रेजिस्टेंस होता है टू लो टेम्परेचर, कम तापमान पर ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है। एंड कैन सर्वाइव फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन द ब्लड, काफ़ी लंबे समय तक ब्लड में रह सकता है। फेकेस एंड टिश्यू ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, इन्फेक्टेड एनिमल के ब्लड में रहेगा, जो फेकेस रहता है उसमें रहेगा और जो टिश्यू रहते हैं उनमें भी काफ़ी लंबे समय तक रहता है। ये सब काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है और ट्रांस बाउंड्री वायरल डिजीज़ है। अकॉर्डिंग टू द OIE 24% ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज़, 48 200 में से, में रिपोर्ट किया गया था इस डिसीज़ को
एज प्रेजेंट सिंस 2016 से ही, यदि आप देखोगे इसकी प्रेजेंट जब से है तब से। तो ये अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग माना जाता है जो घरेलू और जंगली सुअर दोनों को संक्रमित करता है। इसके संक्रमण से सुअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, बुखार भी आएगा और ब्लड भी निकलेगा। रोग की अन्य यदि और कुछ कंडीशन देखें जैसे कि तेज बुखार, अवसाद, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, त्वचा में रक्तस्राव, उल्टी दस्त शामिल होते हैं। पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में इसको देखा गया था। ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन के कुछ हिस्सों में इसके फैलने की सूचना मिली है। हाल ही में 2007 में बताया जा रहा अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में घरेलू और जंगली दोनों सुअरों में ये बीमारी पाई गई। मृत्यु दर 100% के करीब होती है। अब चूँकि इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसका एक ही तरीका है कि जिस भी जानवर को ये फैला है उस जानवर को मारना ही पड़ता है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्य के लिए खतरा नहीं होता है क्योंकि ये केवल जानवरों से जानवर में फैलता है। और अफ्रीकी स्वाइन फीवर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध एक ऐसी बीमारी जिसके संदर्भ में तुरंत OIE को सूचना देना पड़ता है जहाँ पर भी ये फैलता है। तो